जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है दोस्तों। आपको पता है जैसे ही हाल ही में चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर में विधानसभा के, महाविकास आघाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं भाई। महाविकास आघाड़ी नाम की जो गाड़ी चल रही थी ना महाराष्ट्र के अंदर में दोस्तों, चारों चक्के गायब हो चुके हैं उसके। अब उद्धव ठाकरे के हाथ में खाली स्टीयरिंग रहा और हैंड ब्रेक लगा खाली भाई शरद पवार के हाथ में, और कांग्रेस तो एज यूजुअल भाई स्टेपनी पकड़ के बैठी है। दोस्तों उद्धव ठाकरे की पार्टी, अब जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो अब क्लेम कर रही है कि हम अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मांग रखेंगे अपनी, ताकि पार्लियामेंट के अंदर में हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि नियम के अनुसार एटलीस्ट 10% वोट होना चाहिए, 10% सीट होनी चाहिए, है ना। तो इन लोगों के पास में है 20 सीट, टोटल सीट थी 288, जिसमें से 20 सीट इसी पर, ये तो 10% तो इनका हो नहीं रहा। फिर भी उद्धव ठाकरे और हमारे संजय राउत जी, जिनको ऑफिस रूम में ले जाके सर्विसिंग की थी ना उद्धव ठाकरे के एमपी लोगों ने, तो संजय राउत का भी यही कहना है कि हम मांग रखेंगे कि हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी मिल जानी चाहिए, ताकि ये पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि 10% जिनके नहीं है सीट, उनको भी ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर साहब हमारी मांग पूरी करेंगे, हमारी बातें सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों कांग्रेस को मिले थे 16, कांग्रेस के 16 एमएलए हैं और 20 है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और 10 में हमारे चाचा शरद पवार जी, जो जिसको ओवरहाइप चाणक्य बना के अपने बाप समान बना लिया था राजदीप सरदेसाई जैसे कुछ पत्तलकारों ने। अब दोस्तों बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, तो वही है। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को क्योंकि 20 सीट मिले हैं, तो अब बोल रहे हैं कि हम क्लेम करेंगे वहां की लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी के लिए। एनीवे, तो ये मस्खरे हैं, इनका चलता रहता है। इनको एक्सक्यूज भी कर देते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, क्योंकि थोड़ी कॉमेडी होनी चाहिए ना। अभी आने वाले हैं भाई बीएमसी के इलेक्शंस, अब उस पे नजर है उद्धव ठाकरे की पार्टी की, उस पे नजर है हमारे शरद पवार की, उस पे है नजर कांग्रेस पार्टी की। हालांकि इस बार जो बीएमसी की चुनाव होंगे दोस्तों, आप यकीन मान के रखिए क्लीन स्वीप होगी, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा महाविकास आघाड़ी का। उनको पता भी नहीं चलेगा, सूंघने भी नहीं मिलेगा, ऐसा हाल करने वाली है इस बार एनडीए वहां पे महायुति की टीम। क्योंकि ऑलरेडी जो इंपैक्ट अभी से दिख रहा है ना, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस अपने काम पे लगे हुए हैं, जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी, जबरदस्त काम कर रहे हैं भाई, अलग ही लेवल में वो महाराष्ट्र चल रहा है अभी। दोस्तों वो ये है कि जैसे ही अभी महाविकास आघाड़ी की तरफ से शरद पवार की एनसीपी ने और कांग्रेस की पार्टी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम एक काम करते हैं, जितने भी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं उसको हम बांट लेते हैं और अलग अलग बांटे हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हम अलग अलग कार्यकर्ता अपने लगाएंगे। ठीक है, विदर्भा हो गया, कौन कौन हो गया, ऐसे। तो इनकी मीटिंग हुई और उसके ठीक अगले दिन में ही ये वाली बात कर दी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने। अब दोस्तों सामना न्यूज़पेपर आपको पता है बाला साहब ठाकरे जब थे तब से है। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना चलाती है इसको लेके, जबरदस्त प्रेज किया है इन्होंने, बहुत तारीफें की है देवेंद्र फडणवीस जी की। अचानक से 2 दिन पहले की बात है ये, सामना में तारीफ के एकदम आर्टिकल छपे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस जी के नाम के। लेकिन नीचे एकनाथ शिंदे जी के बारे में तो बहुत भयंकर लिखा हुआ भाई। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की पार्टी के बारे में और उनकी जो पुरानी सरकार थी उस पर कई ऐसे कटाक्ष किए कि वो भ्रष्टाचार का अड्डा था, फिक्सर्स का घर था। ठीक है, मतलब बोलना ही चाह रहे थे दैट दे वर फॉस्टरिंग फिक्सर्स अर्लियर। एकनाथ शिंदे पे ताबड़तोड़ हमला किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में बहुत प्रेज किया कि देवेंद्र फडणवीस जी जो एंटी करप्शन का स्टैंड लेके इस वक्त में सफाई अभियान कर रहे हैं ना, ब्यूरोक्रेसी में भी हर एक जगह में वो देख रहा है वहां पे लोगों को
ग्राउंड में तो दिख ही रहा है दोस्तों लोगों को, लेकिन उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ गया कि भाई ये तो पूरे जितने भी हमारे करप्टेड लोग थे उन सबको लात मार के देवेंद्र फडणवीस देवा भाव तो निकाल रहे हैं। तो इसीलिए तारीफ करने पे ये लोग मजबूर हुआ। मैं बोल रहा हूं ना, अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी तो पक रही है भाई महाराष्ट्र के अंदर में। अभी खिचड़ी की सुगंध बाहर आनी चालू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी सबको, लेकिन क्या पक रही है वो किसी को नहीं पता। अब सबसे ज्यादा अभी देवेंद्र फडणवीस जी पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं पूरे महाराष्ट्र को, एक स्टेप फर्दर ले जाना चाहते हैं। भारत की ये फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है महाराष्ट्र का, तो वो प्रूफ कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी कि महाराष्ट्र एक नंबर 1 स्टेट हमेशा रहना चाहिए हर एक चीज में। हमें देख के दूसरे स्टेट्स फिर स्टेप ले, कुछ भी नया आता है हर एक डिपार्टमेंट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने की का संदेश दे दिया है देवेंद्र फडणवीस जी ने। रिव्यू मीटिंग बुलाई थी, बहुत सारे ऐसे हर एक डिपार्टमेंट से लोग वहां पे थे जिनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि अब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा हर एक सिस्टम में, और हर एक डिपार्टमेंट को एफिशिएंट बनाया जाएगा और मैक्सिमम एफिशिएंट बनाया जाएगा। जिस तरीके से आप देख लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जितने भी डेटा आएंगे पूरे किसानों का एक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको रेवोल्यूशनाइज करना है। खाद पानी पूरा डेटा, कौन सा सीजन क्या है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से और उपजाऊ बन सकती है विथ लेस केमिकल्स। फिर हेल्थ केयर हो गया दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए जितने भी हैं दोस्तों पूरे अक्रॉस महाराष्ट्र। फाइनेंस में कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो लोगों की है, पुलिस प्रशासन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है, प्लस पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जो सर्विलेंस है दोस्तों उसको कैसे कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से हम इंटीग्रेट करके रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं पूरे महाराष्ट्र को, इस पे सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। अब दोस्तों हमारे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवा भाव को एक धमकी आई है, पाकिस्तानी फोन नंबर से बॉम्ब का थ्रेट मिला है मुंबई पुलिस को। ये बिहारी पाकिस्तानी या पाकिस्तानी समर्थक जो कुछ नल्ले हैं ना, इनको पता नहीं है ये महाराष्ट्र की पुलिस है, भारत की पुलिस है। ये चाहेंगे ना सिर्फ महाराष्ट्र की पुलिस मिलके पाकिस्तान के लगा सकती है अच्छे से, कहां जाएगा वर्ल्ड के नक्शे में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सब बचकानी जो धमकियां भेजते रहते हैं ना, ये तो पकड़े जाएंगे, इनके आका भी पकड़े जाएंगे और जबरदस्त तरीके से पेले जाएंगे, ऐसे पेले जाएंगे कि मिसालें बनेंगी मिसालें। आपको याद हो एकनाथ शिंदे जी भी जब चीफ मिनिस्टर थे तब उनको भी 2-3 बार ऐसे थ्रेट्स आए थे और पकड़े भी गए थे और रेला भी गए थे वो लोग जबरदस्त तरीके से। जो पकड़े गए थे ना उनको रेल भी दिया था अच्छे से मुंबई पुलिस ने। तो ये जो मस्खरी जो चल रही है या सीरियस है, इसको लेके महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह से सीरियस हो चुकी है और होना भी चाहिए, और पूरी तरह से जानबीन कर रही है, खोज पड़ताल कर रही है। मुंबई की पुलिस पूरी अलर्ट है। और ये जो जिसने भी किया है, पाकिस्तानी फोन नंबर से आई है थ्रेट, लेकिन जिसने भी किया है मां कसम उसने अपना वारंट ले लिया, काट लिया, अपना डेथ वारंट पे साइन ही कर दिया। ऐसी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, भारत के चीफ, कोई भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, थ्रेट ऐसे ही दे देगा। पाकिस्तान का परखच्चा नहीं मिलेगा भाई। अगर गलती से भी कुछ हो गया 26/11 में, वो हमारी उस टाइम में दुर्भाग्य भारत का कि ऐसी नल्ली सरकार बैठी थी सेंटर में भी और स्टेट में भी। अगर आज की सरकार में 26/11 जैसी छोटी भी कुछ गुस्ताखी करने की कोशिश करते ना, तो पाकिस्तान के परखच्चे जाम नहीं मिलते। शहबाज शरीफ को भी गायब कर दिया जाता। आज के टाइम में इस भारत के साथ में एडवेंचर करने की कोशिश ना करिए भिखारी पाकिस्तान गलती से भी। और उनके जो नाजायज कुछ छोड़े हुए हैं ना स्लीपर सेल्स भारत के अंदर जो काम ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, वो भी पकड़े जाएंगे तो पेले जाएंगे, उनका पूरा फैमिली पेला जाएगा, ये भी याद रख ले वो लोग।
और ये मुंबई पुलिस के साथ ना भिड़े। मुंबई पुलिस तो 100 फुट जमीन के नीचे से भी खींच के ये मिल जाएंगे, पकड़े जाएंगे, आप 100% निश्चिंत रहिए। मुंबई पुलिस खोज के निकालेगी इन देशद्रोहियों को। फिर दोस्तों बात करते हैं बजट की। महाराष्ट्र में आने वाला है बजट। 3 मार्च को बजट पेश होने वाला है महाराष्ट्र का, और उसको लेके ऑलरेडी पूरे महाराष्ट्र में बातें चर्चा होनी शुरू हो चुकी है अक्रॉस द पार्टी। हर एक पार्टियों में कि भाई इस बार बजट में क्या खास होने वाला है, बजट कैसा होगा। जो लोग भिंडी रोना रोते हैं वो लोग तो तैयार होंगे भी, जितना भी अच्छा बजट पेश कर ले रोने वाले करेंगे ही। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने 8.5 लाख करोड़ का बजट जो पेश किया, 8 लाख करोड़ का। उत्तर प्रदेश की बातें करते हैं तो अखिलेश यादव को तकलीफ हो गई कि बजट अच्छा नहीं था। 2016-17 में इस बंदे ने 3,60,000 का बजट पेश किया था, और योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक 8 साल के अंदर में ही इसको दुगना कर दिया, 8 लाख करोड़। तो भी भिंडी रोना रोने वाले रोएंगे। तो महाराष्ट्र में भी आप निश्चिंत रहिए, रोने वाले रोएंगे। हालांकि रोने वाले बहुत कम रह गए हैं, इनको एक भाड़ा करके, वो पहले रुदाली बुलाते ना, जो भिंडी रोना रोने आते थे, रुदाली गैंग, जिनको पैसे देके राजे महाराजे बुलवाते थे रोने के लिए। कोई गुजर जाता था तो रोने के लिए पैसे देके रोने वाले बुलाए जाते थे। तो यही होने वाला है इस बार भी महाराष्ट्र के बजट के दिन। आप देख लीजिएगा, बजट के बाद टिप्पणी भी आएगी, टीका भी होगी, और करने वाले भी वही लोग होंगे जिनको जनता ने सड़क पे लाके खड़ दिया है, खुद के कच्चे फटे हुए उनके, उद्धव ठाकरे और अपने शरद पवार जी तो खैर अब तो उम्र हो चुकी है उनकी। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी के साथ में जब वहां पे मुलाकात हुई थी, जिसकी बहुत चर्चा हुई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक कैरेक्टर दिखाया कि ये होते संस्कार। जिस तरीके से शरद पवार को बुला के स्टेज पे अपने पास बिठाया, पानी पिलाया, खैर कोई एहसान नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन ये संस्कार दिखाता है। क्योंकि ये कांग्रेसी हमेशा बोलते हैं ना, ये एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ता जब थे नरेंद्र मोदी जी, ये उनकी टीचिंग सिखाता है। और शरद पवार को भी इतनी इज्जत आज तक कांग्रेस में भी नहीं मिली। कांग्रेस ने हमेशा उनको भी यूज किया और उसने भी दबा के यूज किया। भाई निठल्ला आदमी है शरद पवार, मैं कोई फैन नहीं हूं उसका। शरद पवार के तो बहुत काले चिट्टे हैं भाई, लेकिन उम्र हो चुकी है। अब हो सकता है थोड़ा बहुत अपने पुराने कांड को छोड़ के कुछ अच्छी सोच आए उनपे। अब दोस्तों ये जो सरकार तोड़ी गई थी ना एनडीए की, जब उद्धव ठाकरे और बीजेपी की सरकार थी, जब तोड़ी थी ना, तो ये बुद्धि इसी की थी। मिस एडवेंचर पूरा इसी ने किया था शरद पवार ने। तो उसको उसकी सजा तो मिल ही गई है, जनता ने भी दी। और जितने भी काले चिट्टे हैं उसकी सजा देवा भाव जब चाहेंगे तब मिल ही जाएगी, और मिलना भी चाहिए भाई अपने बुरे कर्म की सजा। अब दोस्तों मेन बात यह है कि अभी उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में जितने भी एमएलए हैं ये उनकी पार्टी में रहे, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि ऑपरेशन टाइगर, बहुत ही चर्चा आपने सुनी होगी महाराष्ट्र के अंदर में, कुछ दिन से चल रहा है ऑपरेशन टाइगर। ये ऑपरेशन टाइगर ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में अब जितने भी एमएलए हैं वो सब पलटी मार के एकनाथ शिंदे जी या बीजेपी के साथ में आ जाए, और तैयार भी है वो लोग। ये दावा है एकनाथ शिंदे जी का, इसीलिए वो कहीं और उड़ के ना जाए। उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाथ जोड़ता हूं, आओ चाय वाय पियो, मैं खुद पका के खिला देता हूं खाना। और संजय राउत को छोड़ के रखा है हर एक के पीछे के, जाओ पता करो कौन क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है। संजय राउत वही कर रहा है, दिन भर घूम रहा है, इधर उधर पत्ते कर रहा है। तो कोशिश उसकी ये है कि मेरे एमपी एमएलए कहीं ना जाए भाग के। 20 जन तो बचे हैं भाई एमएलए। अब सोचिए आप एमएलए की जगह पे एक बार अपने आप को रख के सोचिए, मजा आएगा हारी हुई टीम से खेलने के लिए, जहाँ पे कोई आजादी नहीं है, दिन भर मेरे ऊपर नजर रखे हो। वो लोग भी सोच रहे भाई आइडियोलॉजी बेच के खाया ये बंदा। उद्धव ठाकरे महाकुंभ में स्नान करने नहीं गया। सोचिए बाला साहब ठाकरे क्या लेगेसी थी उनकी। बाला साहब ठाकरे जी की लेगेसी क्या थी, हिंदू हृदय सम्राट, ऐसे ही नहीं कहा जाता था उनको।
राम मंदिर जब बाबरी का ढांचा तोड़ा गया था, तब छाती ठोक के कहने वाला कि बाबरी तोड़ने में मेरा हाथ नहीं था, मेरा पांव था, ये बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था। याद है ना आपको, वो एक अदालत वाले पत्रकार के सामने। तो आज उनकी पैदाइश जो उद्धव ठाकरे, उसने तो खैर उद्धव ठाकरे के नाम मुसलमान अब वोट रहे ना रहे हिंदू। हिंदू लोग तो समझ गए कि ये ढोंगी है, ये नल्ला है, भाई इससे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। महाकुंभ नहीं गया तो एकनाथ शिंदे ने कटाक्ष करने में समय नहीं लगाया। उसने कह दिया कि भाई वो अपने आप को हिंदू कहने में भी डर रहा है उद्धव ठाकरे। और आज वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है ना, वो हिंदू की पार्टी है ही नहीं। जिस तरीके से पिछले चुनाव में विधानसभा के हमने देखा, किस तरीके से मुसलमानों की बातें करते हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान वोटरों की बातें करो, कोई बात नहीं भाई, वो भी वोटर है, उनका भी उतना ही हक होता है एज ए इंडियन, वो भी इंडियन ही है। लेकिन तो दूसरे पक्ष को गाली मत दो, दूसरे पक्षों के भावनाओं को आहत मत पहुंचाओ। और इन लोगों ने पूरी कोशिश की, उद्धव ठाकरे ने, कि हिंदुओं के बारे में गलत बातें की थी लोकसभा चुनाव में भी, और इस बार महाकुंभ में नहीं गए तो इनका जो ड्रामा जो था ना, ये एक्सपोज हो चुका है। राहुल गांधी भी बड़ी बड़ी डींगे मारते थे। अरविंद केजरीवाल ने तो पॉडकास्ट में कह दिया था कि मैं जाने वाला हूं महाकुंभ, लेकिन अभी डेट नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा बिजी हूं, लेकिन जाने वाला तो 100% हूं। वो भी नहीं गया ना, उसको जनता ने लात मार के जब से दिल्ली से भेजा है ना, तब से वो भी नहीं गया। और राहुल गांधी भी नहीं गए। तो अब जनता समझदार है, हर एक सनातनी को समझ में आ चुका है कि कौन किसकी क्या सच्चाई है। जो सनातनियों के खिलाफ, एटलीस्ट अखिलेश यादव, भले भाई 1000 गुना मैं उससे डिसएग्री करता हूं, लेकिन जाके डुबकी लगाई उसने और उसकी पार्टी ने। आपसी प्रॉब्लम पार्टियों की अलग होती है, उसको दूसरे वोटर भी चाहिए ना, भले वोट बैंक के लिए ही डुबकी लगाई, लेकिन लगाई ना। तो ये सबको आज की डेट में पता है कौन सनातनियों के साथ में है, कौन सनातनियों के खिलाफ में है। हालांकि आपको पता ही है, पुणे के अंदर में 900 एकड़ की जमीन जो साफ कराई है दोस्तों, क्या पिंपड़ी एरिया में ना, पुणे के पास में जो 900 एकड़ की जगह जो खाली करवाई है दोस्तों कुछ ही टाइम पहले, उसकी वीडियो तो बनाई थी हमने पहले। तो अभी हर जगह से महाराष्ट्र भाई जबरदस्त काम कर रहा है, देवेंद्र फडणवीस पूरा फोकस में है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।